So we will move to the next standard, IFRS 9। ये जो स्टैंडर्ड अभी हम शुरू करेंगे, इसकी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन चूंकि आपका बिल बेसिक लेवल पर है तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसका क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता। अलबत्ता इसकी वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जहाँ ना समझ आए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देखिए पहली चीज याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ सिंगल स्टैंडर्ड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टैंडर्ड्स। इसमें एक स्टैंडर्ड नहीं आएगा। 32, 39, IFRS 9 यानी 3 स्टैंडर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड है, यानी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हमारे FR2 लेवल पे सिर्फ बेसिक है, यानी हमें सिर्फ इतना हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, what are the financial assets and what are the financial liabilities, what is the measurement and recognition criteria, बस that's all। ना इसमें impairment आपके सिलेबस में है, ना इसमें डेरिवेटिव्स आपके सिलेबस में है, ना इसमें हेज अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है, जो कि असल जो प्रॉब्लम होती है वहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अलबत्ता इसके वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। So well, let's start। तो पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि ये 3 स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन है। IS 32 इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन के नाम से है, ये स्टैंडर्ड नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। यानी IS 32 डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है और इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, ये सिर्फ डिस्क्लोजर से रिलेट करता है, यानी डील्स विद द डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, यानी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिस्क्लोज करेंगे उसकी डिस्कशन करेंगे। और तीसरा आ जाता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that is concerned with the initial and subsequent measurement of financial instrument, और यही मेन हमारा स्टैंडर्ड है IFRS 9। इसलिए हम अक्सर कह रहे होते हैं कि IFRS 9। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टैंडर्ड्स। अब डिस्क्लोजर भी हमारे स्टैंडर्ड्स में इस वक्त सिलेबस में नहीं है और प्रेजेंटेशन नहीं है, अलबत्ता क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा हिस्सा हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, होता क्या है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वो कहता है इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज तो याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स राइज टू बोथ, यानी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, अ फाइनेंशियल एसेट इन वन एंटिटी, एक कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी। अच्छा, अब ये क्या मतलब है, देखिए सपोज ए कंपनी ए लिमिटेड परचेज्ड 50,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, इन बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स बी लिमिटेड के एक्वायर किए। मैं यहाँ प्राइस वगैरह नहीं लिख रहा कितने में खरीदे हैं, हमारा सब मकसद यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है जी, सो ये उसके बाद आप आइएगा ए लिमिटेड क्या रिकॉर्ड करेगा। ए लिमिटेड जब आप एंट्री करेगा तो क्या हेड यूज करेगा, तो 50,000 शेयर्स खरीदे हैं बी लिमिटेड के जी, एनी स्टूडेंट क्या हेड यूज करोगे। शाबाश, या मैं पूछूं किसी से। जी मोहम्मद अहमद बताइएगा, अगर ए कंपनी बी कंपनी के शेयर खरीदती है तो ए लिमिटेड कंपनी अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगी। जी लगता सोए हुए हैं, जकरिया। मोहम्मद जकरिया। यस सर। जी
शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, दोबारा बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो, जिस वक्त आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, बेशक वो कैपिटल है, लेकिन आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। हम इसको लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन ए बी लिमिटेड। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, और बी लिमिटेड के पॉइंट से भी देख लें पहले। हाँ, अब जो आपने वर्ड यूज किया ना, इसके पास तो कैश आ रहा है ना, ये कैश को डेबिट करेगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगा, और शेयर प्रीमियम को। ठीक है, हम सिर्फ कैपिटल का वर्ड यूज कर लें। अब ए लिमिटेड के पॉइंट से देखिए, ए लिमिटेड के लिए ये एसेट बन गया। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, दैट इज फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट। और बी लिमिटेड के लिए, बी लिमिटेड ने शेयर कैपिटल इशू किया, इसके लिए इक्विटी बन गई, इक्विटी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, अब जरा देखिए डेफिनेशन में आते हैं। A financial instrument is a contract that gives rise to a financial asset of one entity. एक कंपनी का फाइनेंशियल एसेट बन गया, एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अदर एंटिटी। मैं अभी इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस वन, और दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब यानी इसका मतलब कि ये जो शेयर्स हैं, it becomes a financial, we can say it is a financial instruments। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक कंपनी का जब ट्रांजैक्शन हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी के लिए वो एसेट बन जाए और दूसरी कंपनी के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाए। ठीक है, अब इसी तरह आइएगा, मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं। नाउ ए लिमिटेड had purchased 20,000 debentures, 20,000 debentures in B Limited। अगेन ए लिमिटेड जो है वो डिबेंचर बाय कर रहा है, ये याद रखिएगा, डिबेंचर बाय कर रहा है, बॉन्ड्स बाय कर रहा है। तो ए लिमिटेड के लिए तो अब भी इन्वेस्टमेंट है ना, ए लिमिटेड ने चाहे शेयर खरीदे या डिबेंचर खरीदे, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को वो डेबिट कर रहे हैं, लिमिटेड भी लेगा। सो यकीनी बात है, जिस वक्त ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा तो ए लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल एसेट बन गया, फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब दूसरी तरह, अब बी लिमिटेड चूंकि डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो वो रिकॉर्ड करेगी, डिबेंचर्स को क्रेडिट करेगी, यानी कैश उसके पास आ रहा है। तो डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन व्हिच इज गिवन टू पब्लिक एंड इट इज अ लायबिलिटी, सो इट बिकम्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने क्या लिखा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी, यानी ए लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल एसेट बन गया, एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द अदर एंटिटी, यानी बी लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। अब इस दरमियान जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लिहाजा ये याद रखना है, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी एक कंपनी का एसेट हो, दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी हो या इक्विटी, तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। ये मैंने एग्जांपल नीचे लिखी भी थी, लेकिन मैंने पूरी एलिबरेट की। अब इससे आगे जो हमारी डेफिनेशंस आएंगी, उसके साथ साथ हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जरा उसमें कुछ चीजें शायद हमारे चूंकि सिलेबस में भी नहीं है, इसे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सिंपली बेसिकली आपको थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन ये है कि बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, डेफिनेशंस में जितना हिस्सा सिलेबस में उसको ज्यादा फोकस करना। ये एक डेफिनेशन है, एंड दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट। एक तो आप पढ़ते आए हो ना पीछे, एक एसेट मॉनेटरी, वो चीज है फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शामिल है एज पर डेफिनेशन, वो कहता है फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश। इसका मतलब कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट। जो कैश इन हैंड आप शो करते हो, कैश एट बैंक शो करते हो, ये सारा आपका फाइनेंशियल
एसेट है, ठीक है। नंबर 2, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी, यानी अगर आपने किसी और कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो ये इन्वेस्टमेंट हुई। सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नॉन एज परचेज, इसको मैंने डिटेल में लिखा परचेज ऑफ शेयर्स, और ये एग्जांपल है, और ये इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब लेकिन चूंकि इसको शेयर्स मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया कि अगर मैं डिबेंचर बाय करूंगा तब भी इन्वेस्टमेंट्स है, अगर मैं शेयर बाय करूंगा तब भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने यहाँ शेयर्स का वर्ड यूज किया, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स आ रही है, तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। इससे आगे चलिएगा, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और another financial asset from another entity, आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्रिएट हो। अब देखो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज नहीं किया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट यूज किया। जैसे अक्सर बिजनेसेस में जब आप सेल या परचेज कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो। समटाइम मार्केट प्रैक्टिसेस जो है वर्ड ऑफ माउथ पर चलती है, और वो ही आपकी जो इनवॉइस इशू होती है उसी पे टर्म एंड कंडीशन जब पे आप लिखते हो तो वो लिखी होती है, वही मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कहते हैं कि अगर कोई वायलेट करेगा तो आपको इनवॉइस के थ्रू भी उसको सू कर सकते हैं, ठीक है। सो टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, इसके मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी जब मैं किसी को गुड सेल करता हूँ उसके अगेंस्ट मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्रिएट हो जाता है कि मैं उससे रिसीव करूंगा कैश। आमतौर पर तो कैश ही होता है, लेकिन अगर आपका ये भी एग्रीमेंट हो जी कि आप कोई और फाइनेंशियल एसेट भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं उसको गुड सेल करता हूँ और वो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसने की हुई है किसी ने, वो हमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड लिखते हैं टू रिसीव कैश एंड और अदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी, ठीक है जी। उसके बाद आइएगा, अच्छा ये चीज जो है ना ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट or financial liability with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity, very interesting, ठीक है। कन्वर्टेबल्स ये होते क्या है, ठीक है। अब हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, ये मैंने पहले कहा था, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन ब्रीफली इतना बता दूंगा कि समझ आ गया। ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ने बाय किए हुए ऑलरेडी, बॉट को वर्ड लिख लेते हैं, 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर आप और से देखें तो जिसने बाय किए हुए हैं बॉन्ड्स, अभी कन्वर्टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसने बाय किए हुए हैं उसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा और दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ अनदर एंटिटी, ओके। अच्छा ये कन्वर्टेबल होता ही है कि आप जब ये बॉन्ड इशू करते हो तो आप कहते हैं कि ये आपको 5 साल में आपके पास एक ऑप्शन दे दी जाती है, ये जरूरी नहीं है 5 साल है, ये एग्जांपल में ले रहा हूँ ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, अब ये बॉन्ड है 15 साल का, 15 ईयर्स, और ऑप्शन ये दी जाती है कि पहले 5 साल में अगर आप चाहो तो इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करो शेयर्स में, बॉन्ड्स को कंपनी कहती है बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा लो शेयर में। अब बड़ी ध्यान से सिचुएशन देखिएगा, वो हमें टर्म देता है, वो कहता है जी कि 1 बॉन्ड विल बी इक्वल टू 40 शेयर्स, यानी आप एक बॉन्ड के अगेंस्ट किसी वक्त भी 40 शेयर्स ले सकते हैं लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, राइट। अच्छा अब देखिए, अब ए लिमिटेड पहला साल खत्म होता है, फर्स्ट ईयर एंड, वो मार्केट वैल्यू देखता है, बॉन्ड की तो वैल्यू वही होती है जैसे नॉर्मली 1000 रुपए का बॉन्ड है, सपोज एक बॉन्ड की बात करते हैं, और जो शेयर प्राइस है वो 220 रुपीज,
शेयर प्राइस 20 रुपीज। ठीक, तो बताइएगा कि क्या ये फेवरेबल कंडीशन है? क्या ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ से सोचिएगा, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाए? कभी भी नहीं। रीजन, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू जो है वो एक 1000 है और शेयर्स मैं अगर लूंगा तो 40 शेयर मुझे मिलेंगे एक बॉन्ड के गेन, यानी 1000 रुपए मैं लॉस करूंगा और 800 रुपीज मेरे पास आएंगे 40 इंटू 20। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी ए लिमिटेड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड ईयर है, बॉन्ड तो वही 1000 का है, लेकिन अब शेयर प्राइस जो है वो बढ़कर 30 रुपीज हो गया। नाउ इट इज अ फेवरेबल कंडीशन, यानी आज मैं अगर एक बॉन्ड देता हूं तो 1000 रुपए की मेरा फाइनेंशियल एसेट खत्म हो जाएगा और उसके जगह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा मेरे पास जिसकी वैल्यू 1200 है। तो इसका मतलब है कि जो बायर है उसके पॉइंट से ये तब एक्सरसाइज होगा जब ये फेवरेबल कंडीशन होगी। ये याद रखना है प्लीज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बायर के पॉइंट से फेवरेबल होगी तो एक्सरसाइज होगा, और यकीनन चूंकि ऑप्शन बायर के पास होती है तो सेलर को दूसरी तरफ अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में फेवरेबल का वर्ड है। क्लियर होगी बात? तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने की, कन्वर्टिबल्स। अब आप ही आइएगा फाइनेंशियल एसेट में और क्या है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सेटल्स इन द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सेटलमेंट जो है कंपनी अपने शेयर्स में करेगी, ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ऑन अपने। जैसे आप कोई नॉन करंट एसेट बाई करते हैं और एग्रीमेंट ये करते हैं कि मैं पेमेंट आपको शेयर्स में करूंगा। ठीक है, सो दैट इज आल्सो अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि रिसीवेबल हो जाएगा ना ये भी। देखिए फाइनेंशियल एसेट के केस जो है, या सॉरी नॉन करंट एसेट के केस अकाउंट रिसीवेबल तो क्रिएट नहीं होता। ठीक है ना, अदर रिसीवेबल्स का लफ्ज क्या है, ये भी हमारा फाइनेंशियल एसेट है। ये सारी डेफिनेशन है फाइनेंशियल एसेट। जब मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में आऊंगा तो आप सिमिलैरिटी देखो, सारी तकरीबन यही चीज होगी, उल्ट हो जाएगी। हर कैश नहीं होगा क्योंकि कैश एसेट होता है और बाकी सारी चीज जो है वो उल्ट हो जाएगी। सर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज डेट इज, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कैश नहीं होगा, कैश नहीं होगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की जगह कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का वर्ड आ गया टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अदर एंटिटी, यानी हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है, हमारी ये लाइबिलिटी है कि हम कैश डिलीवर करें या अदर फाइनेंशियल एसेट में अदर कंपनी को, यानी मैंने अगर किसी को पे करना है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, या कैश में दूंगा या मेरे पास जो एसेट पड़ा है उसकी फॉर्म में दूंगा। आमतौर पे द बेस्ट एग्जांपल इज अकाउंट्स पे। ठीक है, नंबर 2, to exchange financial asset or financial liability with another entity under condition that are potentially unfavorable to the entity। ठीक है, ये अभी फॉर एग्जांपल द इशू ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये बॉन्ड्स कौन से हैं? सर यहाँ मैंने लिखा नहीं, कन्वर्टिबल, कन्वर्ट। ठीक है जी, अभी एग्जांपल दिए मैंने, अभी कहा बायर के पॉइंट ऑफ से ये फेवरेबल हो गया और सेलर के पॉइंट ऑफ से ये अनफेवरेबल। A contract is to be settled in the entity's own equity instrument that is either a non derivative, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सेटलमेंट आप कंपनी अपने शेयर्स में कर रही है, that is non derivative including a involving the variable number of shares। ये हमारा अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम कहते हैं IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। इसमें होता क्या है कि हम कोई भी चीज जब बाय करते हैं और उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हम उसके साथ एग्री कर लेते हैं कि हम आपको फ्यूचर में या शेयर्स देंगे या ओनली शेयर्स नहीं, या शेयर देंगे या फिर शेयर के इक्विवेलेंट जो प्राइस होगी वो आप पे करें। ये फॉरेस्ट में मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और एक डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज डेरिवेटिव? ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अगेन ज्यादा नहीं। डेरिवेटिव हर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये इन कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। 3 कंडीशन होती है। नंबर 1 इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जिसकी एग्जीक्यूशन फ्यूचर में हो, ठीक है। नंबर 2, वो तो आम नॉर्मल भी कई होते हैं, जैसे अगर मैंने गुड्स बाय की है तो मैं पेमेंट फ्यूचर में करूंगा, तो डेफिनेटली वो मेरा डेरिवेटिव तो नहीं होगा, वो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगली दो कंडीशन भी देखिए, यानी मैं ये कह रहा हूँ वो नॉन डेरिवेटिव होने के बावजूद वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो व्हाट इज डेरिवेटिव्स का सेकंड जो है वो ये कहता है कि नो इन्वेस्टमेंट, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट। जबकि आम डेरिवेटिव में, नॉन डेरिवेटिव में, अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसके केस कुछ ना कुछ पेमेंट आज इन्वॉल्व जरूर होती है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी ट्रांजेक्शन तो हो गई ना, तो इन्वेस्ट तो हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो गई। नंबर 3, इकोनॉमिक indicators like interest rate, inflation, etc. directly affect the prices, affect the prices, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये डेरिवेटिव मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें एक होता है फॉरवर्ड, फ्यूचर्स। अच्छा, ये कॉस्टिंग जो पढ़ रहे हैं साथ में, कॉस्ट सीएम में, उसमें एक चैप्टर आएगा, उसमें थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ऑप्शंस, कॉलर्स, एंड सो ऑन, ठीक है। बस सारे नहीं लिखा। अब बेसिकली होता क्या है कि जब ये आप इंस्ट्रूमेंट बाय करते हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और दूसरा ये सेटल होगा फ्यूचर में, और फिर इस पे इसकी जो अमाउंट्स है, फिर प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट डायरेक्टली होती है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से, आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इसकी प्राइसेस पे। जैसे फॉरेन एक्सचेंज, मैं शेयर्स के लिए, शेयर्स कह रहा हूँ आपके इसके, करेंसी बाई करने के लिए मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है फॉरेन एक्सचेंज की, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से हो रही है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव। मैं अगेन, मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्लियरली आपकी बुक में भी लिखोगे तो एक लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये आपके सिलेबस में कवर नहीं होगा। अच्छा, आगे आइएगा। अब यहाँ से हमारे रूल शुरू हो रहे हैं। So recognition of financial instrument, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वर्ड है, इंस्ट्रूमेंट में एसेट भी है और लाइबिलिटी। कब रिकॉग्नाइज होगा? स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन देता है, एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज अ फाइनेंशियल एसेट और अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन एंड ओनली व्हेन, फोकस कर रहा है इस पर, the entity becomes party to the contractual provision of the instrument. Very, very clear, very clear. यानी जिस वक्त दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस दिन साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन चुकी होंगी। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन जाएंगी तो जिसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट था वो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, जिसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन इसका फुलफिल होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, ठीक है जी, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। आज हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे फाइनेंशियल एसेट को, या खत्म ना भी हुआ तो बड़ा बेहतरीन आ जाएंगे, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको बुक से रीड जरूर करना ताकि कोई भी चीज समझ आए तो हम डिस्कस कर सको, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स,
अब फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, कैश फाइनेंशियल एसेट है, रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट्स है एंड सो ऑन। तो इसको स्टैंडर्ड हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वैसे तो तीन है लेकिन आपकी बुक में चार उसने कर दिया तो इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, हम चार भी पढ़ सकते हैं, उसकी रीजन मैं आगे जाकर बता देता हूँ। देखो एक तो वो कहता है जी कि कुछ फाइनेंशियल एसेट ऐसे होते हैं जिसको आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट की कैटेगरी में क्लासिफाई करो, ठीक है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब कैसे पता लगेगा कि ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, ही हम अगली स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्टैंडर्ड ने हमें दी हैं जिससे हम फाइनेंशियल एसेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस किस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, ठीक। नंबर टू, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, FVPL इसको हम लिखते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। यानी दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि इस फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में रखा जाए, क्योंकि जब आप रखते हो इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, जब आप रखते हो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। थर्ड आता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इवन फोर्थ भी देखो, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसलिए मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड में तीन ही आते हैं, ठीक है। आपकी बुक में चार इसलिए दिए कि उसने इसको दो हिस्सों में फर्दर स्प्लिट कर दिया। यानी एक कहता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यानी इसका मतलब है कि अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और वहां से मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा था, डिबेंचर्स बाय किए हैं, वो फॉल करेगा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर वो इसकी कंडीशन जो आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगर वो फुलफिल हो रही है। इसी तरह अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स, ठीक है, और वो इस जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो हमारी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। असद अभी की जगह फेयर वैल्यू जो आपका क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट की, वो चार मेन कैटेगरीज में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एक को डिस्कस करेंगे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कौन से फाइनेंशियल एसेट ऐसे होंगे जिसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लाना है, ये गज़ेन में रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आता है अमोर्टाइज्ड, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, बाकी तो बिल्कुल छोटी छोटी है। So financial asset must be measured at amortized cost if both the conditions are met. ये बड़ी जरूरी, अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होती है एक नहीं होती तो आप amortized cost पे रिकॉर्ड नहीं करो। और दूसरा स्टैंडर्ड ने मस्ट कवर्ड यूज किया कि लाजमन आपने इसको amortized cost पे लाना है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। अगर कंडीशन देखें, एसेट इज हेल्ड विद इन अ बिजनेस मॉडल, यानी पहला हिस्सा हम बिजनेस मॉडल कहते हैं, ये हेडिंग है हमारी समझ, whose objective is to hold the asset in order to collect contractual cash flows, that is no intention to trade in the instrument, ठीक है। मसलन ए लिमिटेड, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, ए लिमिटेड बाइज 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स खरीदे इन बी लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये इन्वेस्टमेंट किस में आएगी, किस क्लासिफिकेशन में आएगी। क्या इसको मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में लेके जाऊं, क्या इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस लेकर मूव करूं, या इसको क्लासिफाई करूं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए पहला तो टेस्ट, इसके लिए इंटेंशन का पता होना जरूरी है कि हमने खरीदा किस ऑब्जेक्टिव के लिए खरीदा है, मैनेजमेंट इंटेंशन, ठीक है। अगर तो इंटेंशन ये है कि हम इसको होल्ड करेंगे, यानी इसको इसलिए नहीं खरीदा कि इसको ट्रेड करेंगे। एक होता है ना कि मैंने शेयर्स खरीदे और जैसे कीमत बढ़ी मैंने उसको सेल कर देते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। तो वो इंटेंशन होल्ड नहीं होगी, वो इंटेंशन आपकी ट्रेड होगी। तो इसलिए यहाँ क्लियरली लिख रहा है
whose objective to hold the asset in order to collect contractual cash flow. That is no intention to trade in the instrument. लेकिन दूसरी condition, the contractual term of financial asset give rise on specified date to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding. यहाँ हम जरा रुकते हैं और इसकी तरफ आ जाइएगा। जो मैंने आपको सामने इंटेंशन शो की है, ये कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर रही है, लेकिन जब मैं कंडीशन नंबर 2 में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ नो, यानी कंडीशन 1 फुलफिल हो रही है, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही फिर देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म, क्या कोई मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर गिव राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट टू कैश फ्लोस, कि वो मुझे एक डेट देगा, स्पेसिफाइड डेट देगा कि इस डेट को मैं डिविडेंड दूंगा, ठीक है, विच आर सोलरली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो मेरी असल रकम भी वापस कर रहा हो, एंड द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जबकि शेयर्स में ऐसा नहीं होगा, शेयर में अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, बिल्कुल वो डिविडेंड देगी, ऐसा नहीं है नहीं देगी, डिविडेंड देगी, लेकिन कितना देगी वो तो डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। हायर प्रॉफिट होगा तो हायर डिविडेंड देगी, लो प्रॉफिट है तो लो देगी, और कई दफा ऐसा भी होता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती। तो लिहाजा यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म क्रिएट नहीं होती कि मुझे फ्यूचर में उस डेट को स्पेसिफिकली कैश मिलेगा। इसलिए स्टैंडर्ड आगे लिखता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर फेल दिस टेस्ट, ठीक है, जो मैंने नो लिखा, since they do not offer contractual cash flow at all, वो कर ही नहीं सकते, hence equity instruments are never classified as financial asset at amortized cost। ये हमेशा याद रखना है कि अगर शेयर्स आ जाएं तो amortized cost तो आ ही नहीं सकता। अब अगर हमने दूसरी एग्जांपल जो ली थी, ए लिमिटेड ने बाय किए डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर्स in B Limited, और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि इसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, यानी जितने सालों के बॉन्ड्स हैं उतने सालों तक हम इसको सेल नहीं करेंगे। और जब मेरी इंटेंशन ये होगी होल्ड टिल मैच्योरिटी, जिसका मतलब है कि हर साल जितना इंटरेस्ट है वो भी मैं लूंगा, और फिर जो एंड ऑफ द ईयर जितनी अमाउंट मिलनी है वो भी मुझे मिलेगी, ठीक है, सोलरली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, दोनों चीजें मुझे मिलेंगी। सो ये दोनों कैटेगरी फुलफिल करता है। पहला तो यहाँ पे भी कर रहा था और यहाँ पे भी करेगा, ठीक है, यानी विच इज कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, नो इंटेंशन टू ट्रेड, इसको भी हमने ट्रेडिंग के लिए तो बाय नहीं किया। तो लिहाजा ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे द फाइनेंशियल एसेट एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। सो बहुत सिंप्लीफाई करूं, जितने भी लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये मोस्टली हम रिकॉर्ड करते हैं एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है, जो हमने रिसीव कर एज अ सिग्नल। तो एसेट की बात हो रही है, लायबिलिटी की बात नहीं है। मैं लोन की जो बात कर रहा हूँ, ये हमने लोन लिया नहीं है बल्कि लोन हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, फाइनेंशियल एसेट एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की स्टैंडर्ड ने हमें बताया, एक तो हो गया कि जी आप एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ये एक्चुअली स्लाइड वही आ गई है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। The company can record the financial asset at fair value through profit and loss, ठीक है, if या इस तरह लिखना टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच, अकाउंटिंग मिसमैच। अब इसकी डिस्कशन करें, हमारा रूल वही है और हमने लगाना क्वेश्चन में वही है, लेकिन ये डिस्कशन की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो
अब ये एक्चुअली वो स्लाइड यहाँ पे आ गई है, जो मैंने लिखी है ना वो यहाँ पर आ गई, वो एक दो वो स्लाइड दो आ गई। However, a financial asset that meets both these requirements can be classified at amortized cost. How it may be also be designated at fair value through profit or loss instead. यानी अभी हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम इसको amortized cost पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, हमें उसको amortized cost पर ले जाने की बजाय स्टैंडर्ड हमें ये कहता है may also be designated, यानी आप उसको उसके बावजूद fair value through profit and loss में ले जा सकते हो if classifying at amortized cost would have caused an accounting mismatch. यानी मीन अगर हम उसको recognize करें, क्लासिफाई कर दें amortized cost पे, तो accounting mismatch create होने का खदशा हो सकता है. So in order to avoid the accounting mismatch, आप उसका alternate treatment भी ले सकते हैं. अब वो accounting mismatch क्या होता है, इसकी definition भी देख लो. An accounting mismatch occurs when gains and losses on two items subject to the same fair value risk are not recognized consistently. ठीक है, यानी अकाउंटिंग मिसमैच वहां आ रहा है जहां दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट, और दोनों में कंडीशन फुलफिल हो रही है. एक की हो रही है amortized कॉस्ट, एक की हो रही है सपोज आपकी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों के दरमियान जो फेयर वैल्यू रिस्क है वो आपका सेम है. फेयर वैल्यू रिस्क क्या होता है कि इनकी जो मार्केट प्राइसेस हैं उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आने के चांसेस हैं वो दोनों के इक्वल है. ठीक है, तो फिर ये दोनों को हम रूल के मुताबिक जब लेते हैं तो दो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती. इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग मिसमैच. ठीक है, इसी तरह एक और डेफिनेशन देखें, अकाउंटिंग मिसमैच में आल्सो अराइज when a non-financial asset is measured at fair value and the related financial liability is measured at amortized cost. यानी अगर हमारा एक फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट साथ में पास में लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है, एक तरफ फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है, एक तरफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर वो कहता है कि एक फेयर वैल्यू रिकॉर्ड हो रहा है और दूसरे लाइबिलिटी आप उसको amortized कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नेचुरली ये अकाउंटिंग मिसमैच कहलाएगा. तो ये बेसिकली जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बताया, ये सिर्फ प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक आपने रखना है और सिर्फ डिस्कशन, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना आप. ठीक है, और लेकिन जब क्वेश्चंस आप करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में करेंगे तो वहां पर आपने उन्हीं को बेसिस को बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर उसी को चेक करता है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप इसको amortized कॉस्ट पे लाजमन रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होनी तो फिर अगली स्लाइड्स में हम मूव करेंगे और देखेंगे कि फर्दर रूल क्या है. अभी हमारा एक हुआ है सही. नेक्स्ट, fair value at financial asset at fair value through profit and loss. अगर तो आपने शेयर्स या इवन बॉन्ड्स इसलिए बाय की है कि ट्रेडिंग करेंगे, बहुत से बिजनेस जो हैं वो शेयर्स और डिबेंचर इसलिए बाय करते हैं कि वो ट्रेड कर सकते हैं, उस सूरत में याद रखिएगा हमेशा कि वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में आएगा. ठीक है, यानी फाइनेंशियल एसेट मस्ट बी मेजर्ड at fair value through profit and loss must be measured in case it was acquired with the intention of trading, like purchased shares in entity for trading purpose. कि अगर हमने शेयर खरीदे हैं, वो जो अभी एग्जांपल दे रहा था इससे पहले कि अगर ए लिमिटेड में बी लिमिटेड के 50,000 शेयर खरीदे हैं और इंटेंशन उनमें चेंज कर रहा था, ये है कि जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी हम सेल कर देंगे, so that is classified as financial asset at fair value through profit and loss. मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा, क्लास का टाइम कुछ सेकंड रह गया. ठीक है, तो एक यहाँ तक आपने अच्छी तरह से बुक से पढ़ लेना है आपने. ठीक है.